सूरज की सुनहरी किरणें पेंट हाउस की कांच की दीवार को पार कर कमरे में फैल चुकी थीं। वेदिका की पलकें भारी थीं, जैसे उन पर मलबे का बोझ हो। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली, लेकिन रोशनी की तेजी की वजह से उसे दोबारा आंखें बंद करनी पड़ी। उसके माथे के कोने पर एक हल्की सी टीस उठी। उसे याद आया, कोरा, वह पुराना पुल, वह नीचे गार्ड, और फिर वह भयानक गोली की आवाज। वेदिका झटके से उठकर बैठने लगी, लेकिन शरीर की कमजोरी ने उसे फिर से तकिए पर गिरा दिया। उसने घबराकर अपने चारों ओर देखा। यह उसका कमरा नहीं था। चारों ओर बेशकीमती पेंटिंग्स, मखमली कालीन और आधुनिक फर्नीचर था। वह किसी आलीशान महल के बेडरूम में थी। तभी उसकी नज़र सामने वाले सोफे पर पड़ी। वेदांश वहीं बैठा था। उसकी कोहनी घुटने पर टिकी थी और उंगलियां उसकी ठुड्डी को छू रही थी। उसकी आंखों में कोई नींद नहीं थी, बल्कि एक ऐसी गहराई थी जो वेदिका की रूह तक को नाप रही थी। वह बिना पलक झपकाए बस उसे ही देख रहा था। वेदिका ने कांपती आवाज में वेदांत से कहा, मैं यहाँ कैसे? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वेदिका की कांपती आवाज सुनकर वेदांत की पथराई आंखों में एक पल के लिए हलचल हुई। वह बिना कुछ बोले धीरे से सोफे से उठा। उसके चलने की आवाज उस आलीशान कमरे के सन्नाटे में और भी साफ सुनाई दे रही थी। वह बेड के पास पहुंचा और झुककर वेदिका के कंधे को सहारा दिया। वेदांश की छुअन में एक अजीब सी मजबूती थी। उसने बहुत ही आराम से वेदिका को बिस्तर पर उठकर बैठने में मदद की। वेदिका का दिल अभी भी जोरों से धड़क रहा था। वेदांश ने पास रखी मेज से पानी का गिलास उठाया और उसे वेदिका की ओर बढ़ाया। वेदांश ने एकदम सपाट आवाज में कहा, पानी पियो। वेदिका ने अपने कांपते हाथों से गिलास थाम लिया। कांच का गिलास उसके हाथों में थरथरा रहा था। जैसे उसने एक घूंट पानी पिया और थोड़ा संभलने की कोशिश की, वेदांश ने अपनी नजरें उसकी आंखों में गड़ा दी। वेदांश, अब बताओ वेदिका, इतनी रात को उस सुनसान पुल पर तुम उन दरिंदों के साथ क्या कर रही थी? वेदांत का स्वर धीमा था, लेकिन उसमें एक ऐसी धार थी जिसने वेदिका के होश उड़ा दिए। उसे लगा जैसे उसके फेफड़ों की हवा निकल गई हो। उसे उम्मीद नहीं थी कि वेदांत इतनी जल्दी और इतना सीधा सवाल पूछेगा। डर के मारे वेदिका के हाथ बुरी तरह झटके और उसके हाथ से पानी का गिलास फिसल गया। छपाक, गिलास का सारा पानी वेदिका के कपड़ों और बेडशीट पर बिखर गया। वह पूरी तरह भीग चुकी थी और बिस्तर पर पानी का एक बड़ा दाग फैलने लगा। टूटा हुआ गिलास तो नहीं, लेकिन उस गिरते पानी की आवाज ने वेदिका के अंदर के बांध को तोड़ दिया। वह बेबसी और खौफ में वेदांत की ओर देखने लगी। वेदिका की आंखों में बेबसी के आंसू और चेहरे पर खौफ देखकर वेदांत की बंद मुट्ठियां धीरे धीरे ढीली पड़ गईं। उसने एक लंबी सांस ली और अपना गुस्सा घूंट लिया। उसकी नजर वेदिका पर पड़ी। सफेद ड्रेस पानी की वजह से शरीर पर चिपक गई थी और ट्रांसपेरेंट हो गई थी। वेदांश ने तुरंत अपनी नजरें घुमा लीं। उसने पास ही पड़ी वेदिका की शॉल उठाई और बिना उसकी तरफ देखे शॉल उसकी ओर बढ़ा दी। वेदांश ने धीमी और भारी आवाज में कहा, इसे ओढ़ लो और बाथरूम जाकर फ्रेश हो जाओ। तुम कांप रही हो। वेदिका ने झपट कर उसके हाथ से शॉल छीनी और खुद को उसमें पूरी तरह लपेट लिया। उसका चेहरा शर्म और डर से लाल हो रहा था। उसे यहाँ एक पल भी नहीं रुकना था। वेदिका ने हड़बड़ाहट में कहा, नहीं, मैं ठीक हूँ। मुझे कहीं नहीं जाना। मुझे बस अपने घर जाना है। मेरी दादी इंतजार कर रही होंगी। प्लीज मुझे जाने दीजिए। इतना कहते ही वह बिस्तर से उतरी। वह इतनी घबराई हुई थी कि उसने नीचे फर्श पर गिरे पानी पर ध्यान नहीं दिया। जैसे ही उसने अपना पहला कदम तेजी से आगे बढ़ाया, उसका पैर फर्श पर पहले पानी पर फिसला। आह! वेदिका का संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया। उसकी आंखें डर से बंद हो गईं। उसे लगा कि वह सीधे फर्श पर गिरेगी, लेकिन गिरने के बजाय उसे अपनी कमर पर एक मजबूत पकड़ महसूस हुई। वेदांश ने बिजली की तेजी से उसे अपनी बाहों में थाम लिया था। अगले ही पल वेदिका सीधे वेदांश के चौड़े सीने से जा टकराई। उसके दोनों हाथ अनजाने में वेदांश के कंधों पर टिक गए थे। कमरे में सन्नाटा छा गया। सिर्फ उन दोनों की तेज चलती सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। वेदांश की ठंडी नजरें वेदिका के भीगे हुए चेहरे पर जमी थीं और वेदिका, वह उसकी आंखों की गहराई में जैसे जम सी गई थी। उसकी सॉल एक तरफ से खिसक गई थी और उन दोनों के बीच की दूरी अब नाप मात्र की रह गई थी। वेदांश की बाहों की गिरफ्त और भी मजबूत हो गई।
उसने वेदिका की आंखों में इस कदर गहराई से देखा कि एक पल के लिए वेदिका की सांसें थम गईं। कमरे की मध्यम रोशनी में बेदांस का चेहरा किसी ग्रीक देवता जैसा लग रहा था, लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब सा ठहराव था। वह वेदिका के चेहरे की ओर करीब झुका और बहुत ही धीमी मखमली आवाज में बोला, शादी कर लो मुझसे मिस कश्यप। यह शब्द किसी धमाके की तरह वेदिका के कानों से टकराए। एक पल के लिए तो उसे लगा कि उसने गलत सुना है, लेकिन बेदास की आंखों की गंभीरता चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि उसने कोई मजाक नहीं किया है। अगले ही पल वेदिका की आंखों में छाया डर गायब हो गया और उसकी जगह एक जलती हुई चिंगारी ने ले ली। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर वेदांत को खुद से पीछे धकेला। वेदिका ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, क्या क्या कहा आपने? वेदांत अपनी जगह से हिला तक नहीं। वह बस शांति से उसे देखता रहा। वेदिका ने अपनी शॉल को और कसकर लपेटा और उसकी ओर उंगली उठाते हुए बोली, मिस्टर वेदांत, आपका दिमाग तो ठीक है, या फिर आज सुबह सुबह आपने कोई पहाड़ी बूटी सूंघ ली है जो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? शादी आपसे? किस हैसियत से मांग रहे हैं आप मेरा हाथ? उसका लहजा इतना भड़का था कि बेदांत की भौहें तन गईं। वह लड़की जो कल तक उसे नजरें मिलाने से कतराती थी, आज उसे पहाड़ी बूटी के ताने मार रही थी। वेदिका ने अपनी बात जारी रखते हुए आगे कहा, आपको लगता है कि आप अमीर हैं, आपने मुझे कल रात बचा लिया तो आप मुझे खरीद लेंगे। मैं आपकी पेट गर्ल का नाटक कर रही हूँ, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि मैं आपकी बीवी बन जाऊंगी। अपनी अजीबोगरीब शर्तें अपने पास रखिए और मुझे अभी के अभी मेरे घर छोड़िए। बेदांस के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान उभरी। वह किसी शिकारी की तरह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। वेदिका घबराहट में पीछे हटने लगी, यहाँ तक कि उसकी पीठ दीवार से जा लगी। बेदांस ने अपना हाथ दीवार पर टिकाकर उसे अपने घेरे में ले लिया। बेदांस ने गहरी और भारी आवाज में कहा, चैलेंज मत करो मुझे वेदिका, क्योंकि तुम मानो या ना मानो, शादी तो तुम्हें मुझसे ही करनी पड़ेगी। और तुम तो जानती होगी, वेदांत चौहान जिस चीज को एक बार हासिल करने की सोच लेता है, उसे हासिल करके ही रहता है। वेदांत के शब्दों में अहंकार साफ झलक रहा था। उसे लगा था कि वेदिका डर जाएगी, लेकिन उसका यह चीज कहना वेदिका के स्वाभिमान को चुभ गया। वेदिका ने अपनी पूरी ताकत लगाई और वेदांत को जोर से पीछे की ओर पुश कर दिया। वेदांत उम्मीद नहीं कर रहा था कि वह इतनी हिम्मत दिखाएगी। वह 2 कदम पीछे लड़खड़ा गया। वेदिका ने आंखों में आग लिए कहा, चीज हासिल करना? मिस्टर वेदांत, अपनी गलतफहमी को जरा काबू में रखिए। मैं कोई चीज नहीं हूँ जिसे आप अपनी दौलत के दम पर खरीद कर अपनी अलमारी में सजा लेंगे। मैं वेदिका कश्यप हूँ और मेरा अपना एक वजूद है। वेदांत उसे हैरानी से देख रहा था। वेदिका यहीं नहीं रुकी, उसने आगे बढ़कर उसकी आंखों में आंखें डाली। वेदिका ने तंज कसते हुए कहा, और रही बात आपकी इस पागलपन भरी जिद की, तो अगर आपके पास इतनी बेशुमार दौलत है तो सबसे पहले जाकर किसी अच्छे साइकाइट्रिस्ट से अपने दिमाग का इलाज करवाइए, क्योंकि जो बातें आप कर रहे हैं वो कोई सामान्य इंसान नहीं करता। मुझे हासिल करने के सपने देखना छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं आपकी पहुंच से बहुत बाहर हूँ। इतना कहने के बाद वेदिका ने नफरत से उसे देखा, अपनी शॉल को कंधे पर ठीक किया और बिना पीछे मुड़े बड़े बड़े कदमों से कमरे से बाहर निकल गई। वेदांत वही खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा। आज पहली बार उसे किसी ने इतने कड़वे शब्द कहे थे, और पहली बार किसी लड़की ने उसे दिमाग का इलाज करवाने की सलाह दी थी। उसके चेहरे पर अब गुस्सा नहीं, बल्कि एक अजीब सी कसमकस थी। वेदिका जब पैर पटकती हुई और उसे साइकाइट्रिस्ट के पास जाने की सलाह देकर कमरे से बाहर निकली, तो कमरे में एक भारी सन्नाटा छा जाना चाहिए था। संजीव बाहर खड़ा डर रहा था कि अब अंदर से टूटने फूटने की आवाजें आएंगी, लेकिन कमरे के अंदर का नजारा कुछ और ही था। बेदांत अपनी जगह पर स्थिर खड़ा रहा। उसके चेहरे पर गुस्से की एक लकीर तक नहीं थी। जैसे ही दरवाजा जोर से बंद हुआ, बेदांत के होठों पर एक धीमी और गहरी मुस्कान उभर आई। ये मुस्कान वैसी नहीं थी जो किसी मजाक पर आती है, बल्कि एक ऐसी शिकारी की उस मुस्कान जैसी थी जिसे अपनी पसंद का शिकार मिल गया हो। उसने अपने कोट के बटन ठीक किए और खिड़की के पास जाकर नीचे देखा, जहाँ वेदिका तेजी से बिल्डिंग से बाहर निकल रही थी। वेदांत ने मन ही मन कहा, इलाज की जरूरत तो सच में है मुझे वेदिका कश्यप, क्योंकि तुम्हारी ये कड़वी बातें मुझे किसी दवा से ज्यादा असर कर रही हैं।
लोग मेरे सामने झुकते हैं और तुम मुझे पागल कहकर चली गई। दिलचस्प, बहुत दिलचस्प। मैं उसे तब तक देखता रहा जब तक वह उसकी नजरों से ओझल नहीं हो गई। उसकी आंखों में एक चमक थी, चुनौती की चमक। उसे अब हारने का डर नहीं था, बल्कि उसे इस खेल में मजा आने लगा था। उसे यकीन हो गया था कि जो लड़की उसे पहाड़ी बूटी और पागल कह सकती है, वही उसके साम्राज्य की असली रानी बनने के काबिल है। उसने धीरे से बुदबुदाया, जितना भागना है भाग लो, आखिर में तुम्हें लौटकर मेरे ही पास आना है, क्योंकि अब ये जंग सिर्फ तुम्हारी और मेरी नहीं, मेरी जीत की है। पेंट हाउस से निकलने के बाद वेदिका का दिमाग सुन्न था। वह जैसे तैसे टैक्सी लेकर अपने घर पहुंची। उसके कपड़े अभी भी थोड़े नम थे और माथे की पट्टी उसके बीते हुए कल की गवाही दे रही थी। जैसे उसने घर का दरवाजा खोला, सामने बुआ खड़ी थी। उनके चेहरे पर चिंता और डर साफ दिख रहा था। बुआ, वेदिका कहाँ थी तू रात भर? और ये चोट, ये क्या हाल बना रखा है अपना? वेदिका ने ना तो बुआ की तरफ देखा और ना ही उनकी बात का जवाब दिया। उसका दिमाग सिर्फ एक ही जगह अटका था, बोगन। उसे डर था कि कहीं उसके पीछे कोई उसके घर ना पहुंच गया हो। वह बिना कुछ बोले तेज कदमों से बुआ को पार करती हुई सीधे अपने कमरे में चली गई और अंदर से कुंडी चढ़ा ली। कमरे में पहुंचते ही वह अलमारी के सबसे निचले हिस्से की तरफ झपटी। वहां एक पुराना बॉक्स रखा था। वेदिका के हाथ कांप रहे थे। उसने जल्दी जल्दी बॉक्स खोला, लेकिन अंदर देखते ही उसकी चीख निकल गई। बॉक्स खाली था। वेदिका ने घबराते हुए कहा, नहीं नहीं, ये यहाँ था, मैंने खुद यहाँ रखा था, कहाँ गया? वह पागलों की तरह बैठ की चादरें, तकिए और अलमारी के कपड़े इधर उधर फेंकने लगी। पसीना उसके माथे से रिसने लगा था। गन का गायब होना मतलब मौत को दावत देना था। तभी उसे पीछे से दरवाजा खुलने की आवाज आई। उसने मुड़कर देखा, बुआ कमरे के अंदर आ चुकी थी। शायद दरवाजा पूरी तरह से बंद नहीं हुआ था। बुआ के चेहरे पर अब चिंता नहीं, बल्कि एक डरावनी शांति थी। बुआ ने धीमे स्वर में कहा, क्या हुआ वेदिका? कुछ बहुत कीमती सामान खो गया है क्या, जो तू इस कदर पागलों की तरह ढूंढ रही है? वेदिका ने फौरन खुद को संभाला और अपने बिखरे हुए बाल ठीक करते हुए झूठ बोलने की कोशिश की। वेदिका, नहीं बुआ, कुछ नहीं, बस एक पुरानी डायरी ढूंढ रही थी। कुछ नहीं हुआ, आप जाइए यहाँ से। बुआ एक कदम आगे बढ़ी। उन्होंने अपना एक हाथ पीठ के पीछे छिपा रखा था। बुआ, शायद तू भूल गई है कि तू क्या ढूंढ रही है। रात भर बाहर रहने के बाद याददाश्त कमजोर हो ही जाती है। इतना कहते बुआ ने अपना हाथ पीछे से आगे किया। उनकी हथेली पर वही काली ठंडी गन रखी थी। वेदिका को लगा जैसे उसके दिल की धड़कन रुक गई हो। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बुआ ने गंभीर नजरों से देखते हुए कहा, इसे ढूंढ रही थी न तू? शायद इसे देखकर कुछ याद आ जाए कि ये यहाँ क्या कर रही है, और तू इसे क्यों छिपा कर बैठी है? वेदिका के पास अब कोई जवाब नहीं था। कमरे का सन्नाटा इतना गहरा था कि वेदिका को अपनी ही तेज चलती सांसें साफ सुनाई दे रही थी। बुआ ने गन को मेज पर जोर से पटका। उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। बुआ ने सख्ती से कहा, बस बहुत हुआ वेदिका, अब एक शब्द भी झूठ मत बोलना, वरना मैं अभी पुलिस को फोन कर दूंगी। ये मौत का सामान तेरे पास क्या कर रहा है? तू एक सीधी सादी लड़की है, ये सब तेरे पास कैसे आया और क्यों? बुआ की आंखों में गुस्सा और डर दोनों था। वेदिका, जो अब तक खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रही थी, अपनी बुआ की डांट सुनकर टूट गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उन आंसुओं में बेबसी नहीं, बल्कि बरसों से दबी हुई आग थी। वेदिका ने चीखते हुए कहा, हाँ, ली है मैंने ये गन, और ये कोई खिलौना नहीं है बुआ, ये इंसाफ का जरिया है। बुआ उसे हैरानी से देखने लगी। वेदिका ने आगे बढ़कर गन की तरफ इशारा किया। वेदिका ने कहा, यह गन मैंने उस इंसान के लिए ली है जिसने मेरे सिर से बाप का साया छीना, जिसने मेरे पापा का खून किया, और सिर्फ मेरे पापा का ही नहीं बुआ, उसने आपके पति का, मेरे फूफा जी को भी हमसे छीन लिया। बुआ के हाथ कांपने लगे। उन्होंने पीछे हटकर दीवार का सहारा लिया। पुरानी यादें एक खौफनाक मंजर की तरह उनकी आंखों के सामने घूमने लगीं। वेदिका ने अपनी आंखों में नफरत लिए कहा, मैं बस उस चेहरे को ढूंढ रही हूँ बुआ। जिस दिन मुझे उस कातिल का नाम और पता मिल गया, मैं एक पल के लिए भी नहीं हिचकिचाऊंगी। मैं उसे ढूंढ निकालूंगी और इसी गन से उसका सीना छलनी कर दूंगी। उसने हमारे दो हंसते खेलते परिवार उजाड़ दिए। क्या उसे जीने का हक है?
बुआ की आंखों से भी आंसू बहने लगे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपनी भतीजी को इस रास्ते पर जाने से रोकें या फिर उस दर्द में उसका साथ दें जो वो खुद सालों से सह रही है। वेदिका की आंखों में जलती बदले की आग देखकर बुआ का कलेजा कांप उठा। उन्होंने वेदिका के कंधे पकड़कर उसे झकझोरा। बुआ ने चिल्लाते हुए कहा, और उसे मारने के बाद क्या करेगी तू? बोल। अगर तूने उसे मार भी दिया और पुलिस तुझे ले गई तो तेरी जिंदगी का क्या होगा? क्या यही चाहता तेरे पिता ने तेरे लिए? वेदिका ने अपनी बुआ के हाथ झटक दिए। उसके चेहरे पर एक खौफनाक सुकून था। वेदिका ने कहा, मुझे कोई परवाह नहीं है बुआ। उस इंसान के मरने के बाद अगर मुझे फांसी भी मिल जाए तो मुझे मंजूर है। कम से कम मेरे पापा की आत्मा को शांति तो मिलेगी। मैं हंसते हंसते फंदे पर झूल जाऊंगी। वेदिका की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि कमरे में चटाक की आवाज गूंजी। बुआ ने पूरे जोर से वेदिका के गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया था। थप्पड़ इतना तेज था कि वेदिका का चेहरा एक तरफ झुक गया और उसके होठों के किनारे से खून की एक महीन लकीर निकलने लगी। बुआ की आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। वह अपने भाई वेदिका के पिता की आखिरी निशानी को इस तरह मौत के मुंह में नहीं जाते देख सकती थी। उनके लिए वेदिका उनकी सगी बेटी से बढ़कर थी। बुआ ने रुंधे हुए और गुस्से भरे गले से, बस बहुत बोल लिया तूने। अगर तूने उस इंसान को मारने की सोच ही ली है और तू मरने को तैयार है तो पहले अपनी इस बुआ की जान ले ले। मार दे मुझे। वेदिका सन्न रह गई। उसने फटी आंखों से बुआ की तरफ देखा। बुआ, मैं तुझे मरते हुए या जेल की सलाखों के पीछे नहीं देख सकती वेदिका। तू मेरे भाई की अमानत है। अगर तू खून की होली खेलना चाहती है तो शुरुआत मेरी लाश से कर, क्योंकि जब तक मैं जिंदा हूँ मैं तुझे अपनी आंखों के सामने खुद को तबाह होते नहीं देख सकती। बुआ की बातें सुनकर वेदिका के हाथ से वो गन नीचे गिर गई। बदले की वो आग जो उसे जला रही थी, बुआ की ममता के आगे थोड़ी ठंडी पड़ने लगी। वह घुटनों के बल फर्श पर बैठ गई और बुआ के पैरों से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। बुआ की आंखों से बहते आंसू अब थम नहीं रहे थे। उन्होंने फर्श पर बैठी वेदिका को सहारा देकर उठाया और खुद भी उसके पास बैठ गईं। उन्होंने बड़े प्यार से वेदिका का चेहरा अपने हाथों में लिया और उसके गीले गालों को पोंछा। बुआ ने सिसकते हुए कहा, मेरी बच्ची, जो चला गया वो लौट कर नहीं आता। तू क्यों अपनी हंसती खेलती जिंदगी इस नफरत की आग में झोंक रही है? अपने अतीत को भूल जा वेदिका। अपने लिए न सही, कम से कम मेरे लिए और अपनी दादी के लिए ये जिद छोड़ दे। हम तुझे खोना नहीं चाहते। बुआ ने वेदिका को खींचकर अपने सीने से लगा लिया। वेदिका चुपचाप उनकी बाहों में सिमट गई। ऊपर से देखने पर ऐसा लग रहा था कि जैसे वह शांत हो गई है और उसने हार मान ली है, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। बुआ के कंधे पर सिर रखे हुए वेदिका की आंखें पत्थर की तरह सख्त हो गई थी। वह पलक झपकाए बिना सामने दीवार को घूर रही थी। वेदिका ने मनी मन कहा, नहीं बुआ, माफ कर दीजिएगा, लेकिन वेदिका बेद कश्यप आप पीछे नहीं हट सकती। आपने सिर्फ मौत देखी है, लेकिन मैंने उस मौत के बाद का वो नर्क देखा है जिसने मेरी माँ को मुझसे छीन लिया। पापा की चिता की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि माँ पल पल मरने लगी थी। वो पापा से इतना प्यार करती थी कि उनके बिना एक घूंट पानी भी उनके गले से नीचे नहीं उतरता था। वो तिल तिल कर घुट घुट कर मेरी आंखों के सामने मर गई। वेदिका ने अपनी मुट्ठियां कस ली। उसकी आंखों में बीते हुए कल का वो मंजर घूमने लगा जब उसकी माँ की सांसें थमी थी। वेदिका ने मनी मन कहा, मैं अपने माँ पापा और आपके पति, जो मेरे लिए पिता जैसे थे, उनकी मौत का हिसाब लेकर रहूंगी। जिस इंसान ने मेरे घर की खुशियों को शमशान बना दिया, उसे सजा दिए बिना मैं चैन से नहीं मरूंगी, चाहे मुझे इसके लिए पूरी दुनिया से लड़ना पड़े या आपके इस प्यार के खिलाफ जाना पड़े। मैं वो बदला लेकर ही रहूंगी। बुआ उसे सहलाती नहीं है सोचकर कि वेदिका मान गई है। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनके गले लगी ये लड़की अब मासूम वेदिका नहीं, बल्कि बदले की एक मसाल बन चुकी है। बुआ ने वेदिका के सिर पर हाथ फेरा और राहत की सांस ली। मुझे पता था मेरी बच्ची मेरी बात कभी नहीं टालेगी। अब उठ, हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए नाश्ता लाती हूँ। वह कमरे से बाहर निकल गई। वेदिका वहीं फर्श पर बैठी रही। उसकी नजरें जमीन पर पड़ी उस काली गन पर टिकी थी। उसने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया,
और उस ठंडे लोहे को अपनी उंगलियों से छुआ। उसकी आंखों में आंसू तो थे, पर उनमें अब कोई कमजोरी नहीं थी। उसने मन ही मन दोहराया, पापा माँ, बस कुछ दिन और। अगली सुबह खिड़की से छनकर आती धूप वेदिका के चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन उसकी नींद किसी रोशनी से नहीं, बल्कि तकिए के पास रखे फोन की तीखी रिंगटोन से टूटी। स्क्रीन पर वेदांत चौहान का नाम चमक रहा था। उसने झटके से फोन उठाया। कल रात उसने जिस तरह वेदिका को अपनी बाहों में लेकर शादी के लिए प्रपोज किया था, वह याद आते ही वेदिका का खून खौल उठा। उसे लगा था कि वह उसकी मजबूरी का फायदा उठा रहा है। उसने गुस्से में फोन कान से लगाया। वेदांत ने फोन पर एक मखमली आवाज में कहा, गुड मॉर्निंग मिस कश्यप। उम्मीद है रात की नींद अच्छी रही होगी। वेदिका ने तल्ख अंदाज में पूछा, क्या चाहिए आपको, और इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझे फोन करने की? वेदांत ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तेवर अभी भी वही है। अच्छा है, हमारी डील के मुताबिक तुम्हारी अभी 2 पेड डेट्स बाकी हैं, और मैं चाहता हूँ कि आज तुम तैयार रहो। वेदिका के दिमाग में कल रात का वह सीन घूमने लगा जब वेदांत ने उसे हासिल करने की बात कही थी। उसे लग रहा था कि वह उसे कोई सामान समझ रहा है जिसे वह जब चाहे खरीद सकता है। वेदिका ने चिल्लाते हुए कहा, मिस्टर चौहान, अपने उस घटिया शादी के प्रपोजल की तरह अपनी इन डेट्स को भी भूल जाइए। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि हमारी क्या डील हुई थी। मैं अब आपके साथ कहीं नहीं जा रही। आपको जो करना है कर लीजिए। पुलिस को बुलाना है तो बुला लीजिए। लेकिन अब मैं उस इंसान का चेहरा भी नहीं देखना चाहती जिसने मुझे हासिल करने वाली चीज समझा हो। फोन की दूसरी तरफ एक पल के लिए खामोशी छा गई। फिर वेदांत की एक धीमी डरावनी हंसी सुनाई दी। वेदांत ने सपाट और ठंडी आवाज में कहा, मना कर रही हो? वेदिका, शायद तुम भूल रही हो कि तुम किससे बात कर रही हो। अब तक मैं तुम्हें प्यार से समझाने की कोशिश कर रहा था, तुम्हारी बदतमीजियों को बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन तुमने मेरे सब्र का बांध तोड़ दिया है। वेदिका का दिल जोर से धड़का, लेकिन उसने अपनी आवाज में डर नहीं आने दिया। धमका रहे हैं आप मुझे? वेदांत, धमकी कमजोर लोग देते हैं मिस कश्यप। मैं तो बस अंजाम बता रहा हूँ। अब मैं कुछ ऐसा करूंगा कि आज रात खत्म होने से पहले तुम खुद चलकर मेरे पास आओगी, और उस वक्त तुम गिड़गिड़ाओगी कि मैं तुम्हें अपने पास रख लूं। याद रखना, आज रात 12 बजे से पहले तुम मेरे इसी पेंट हाउस में होगी। ट्रू ट्रू ट्रू। वेदांत ने फोन काट दिया। वेदिका कांपते हाथों से फोन को देख रही थी। उसका गुस्सा अब धीरे धीरे एक अनजाने डर में बदल रहा था। वेदांत चौहान की आंखों में उसने कल जो सनक देखी थी, वह जानती थी कि वह इंसान अपनी बात का पक्का है। वेदांत ने फोन काटा और उसे मेज पर पटक दिया। उसके चेहरे पर एक ऐसी शांत मुस्कान थी जो बाहर आने वाले तूफान का संकेत दे रही थी। वह अपनी चेयर के पीछे की ओर झुका और आंखों को हल्का सा बंद कर लिया, मानो वह अपने दिमाग में पहले ही शादी की सहनाइयां सुन रहा हो। तभी कमरे का दरवाजा खुला और संजीव अंदर दाखिल हुआ। संजीव के हाथ में कुछ दस्तावेज थे और उसके चेहरे पर एक राहत भरी चमक थी। संजीव ने सिर झुकाकर कहा, बॉस, आपने जो काम कहा था वो हो गया है। हमारी टीम ने सब संभाल लिया है। वेदांत ने अपनी आंखें खोली और उसकी ओर देखा। उसकी नजरों में एक गहरी पैठ थी। वेदांत ने शांत स्वर में कहा, तो उस माफिया के साथ क्या हुआ? सारा हिसाब बराबर? संजीव, जी बॉस, उस माफिया के साथ स्टेलमेंट हो गई है। हमने उसे ऐसी जगह घेरा है कि अब उसके पास पीछे हटने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। मैंने उसे साफ कर दिया कि अब से वो वेदिका जी को कभी परेशान नहीं करेगा, और ना ही उनके परिवार की तरफ आंख उठाकर देखेगा। संजीव को लगा था कि उसने काम बखूबी किया है, लेकिन जैसे ही उसके मुंह से वेदिका जी निकला, कमरे का तापमान अचानक गिर गया। वेदांत ने अपनी मेज पर हाथ मारा और सीधा खड़ा हो गया। वेदांत ने सख्ती और भारी आवाज में कहा, कॉल हर मैडम संजीव। मैडम, क्योंकि वो सिर्फ एक लड़की नहीं बल्कि होने वाली मिसेज वेदांत चौहान है। संजीव के गले में जैसे कुछ अटक गया हो। उसने तुरंत अपनी गलती सुधारी और डर के मारे चुपचाप अपना सिर झुका लिया। उसे अंदाजा नहीं था कि वेदांत इस मामले में इतना सीरियस और सनकी हो चुका है। वेदांत खिड़की की तरफ मुड़ा और बाहर फैले शहर को देखने लगा, जैसे वह अपनी रियासत देख रहा हो। वेदांत ने आगे, बोलेगा? खामोश क्यों हो गए? जाओ और जाकर सबसे शानदार शादी की तैयारियां शुरू करो। शहर के सबसे बेहतरीन वेंडर्स को बुलाओ, क्योंकि परसों मेरी और तुम्हारी मैडम की शादी है।
संजीव की आंखें फटी की फटी रह गईं। परसों? लेकिन बॉस, मैडम तो अभी आपसे नफरत। वेदांत ने बात काटते हुए, मैंने कहा ना परसों, वो आएगी, भागती हुई मेरे पास आएगी। उसे बचाने वाला कोई नहीं है सिवाय मेरे। अब जाओ, मुझे कोई गलती नहीं चाहिए। संजीव बिना कुछ बोले कमरे से बाहर निकल गया। उसे समझ आ गया था कि वेदांत चौहान ने शतरंज की ऐसी बिसात बिछाई है जहाँ वेदिका का हर रास्ता घूम फिर कर इसी पेंट हाउस की तरफ आता है। वेदिका का घर। वेदिका अपने कमरे में आईने के सामने खड़ी थी। उसने अपने आंसू पोंछ लिए थे और खुद को तैयार कर लिया था। उसने ठान लिया था कि वह वेदांत की धमकियों के आगे नहीं झुकेगी। उसने सोचा कि अगर वह अपनी उस डेटिंग ऐप के जरिए कोई दूसरी पैड डेट बुक कर ले तो वह कुछ पैसे कमा लेगी। उसने अपना फोन उठाया और उस ऐप को ओपन किया जिससे वह हमेशा पैड डेट्स बुक करती थी। लेकिन जैसे उसने लॉगिन करने की कोशिश की, स्क्रीन पर लाल अक्षरों में एक मैसेज फ्लैश हुआ। आपका अकाउंट परमानेंटली बैन कर दिया गया है। आप इस डिवाइड या पहचान पत्र से अब कभी नई आईडी नहीं बना सकते। वेदिका के हाथ कांपने लगे। उसने बार बार रिफ्रेश किया, दूसरी ईमेल आईडी डालने की कोशिश की, लेकिन ऐप ने उसे पूरी तरह ब्लॉक कर दिया था। वेदिका ने घबराहट में खुद से ही कहा, नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। यह ऐप ही तो मेरी कमाई का आखिरी और इकलौता जरिया था। अब मैं घर कैसे चलाऊंगी। दादी की दवाइयाँ, भाई बहन की स्कूल फीस, सब इसी से तो चलता था। उसे समझ आ गया कि यह कोई तकनीकी खराबी नहीं, बल्कि वेदांत चौहान का काम है। उसने उसकी आजीविका की जड़ें ही काट दी थी ताकि वह दाने दाने को मोहताज हो जाए। वह भी इस सदमे से उभरी भी नहीं थी कि उसके फोन की स्क्रीन फिर से जल उठी। इस बार किसी अनजान नंबर से कॉल था। वेदिका ने कांपते हुए फोन रिसीव किया। वेदिका, हेलो। दूसरी तरफ से आवाज किसी ने सख्त लहजे में कहा, हेलो, क्या मैं मिस वेदिका कश्यप से बात कर रही हूँ? मैं एबीपी जेवियर्स स्कूल से प्रिंसिपल बोल रही हूँ। प्रिंसिपल का नाम सुनते ही वेदिका के माथे पर पसीना आ गया। उसके छोटे भाई बहन उसी स्कूल में पढ़ते थे। प्रिंसिपल, मिस कश्यप, आपके भाई और बहन के स्कूल रिकॉर्ड्स और पेंडिंग फीस को लेकर कुछ गंभीर मसले सामने आए हैं। मैनेजमेंट ने एक सख्त फैसला लिया है। आप तुरंत अभी के अभी स्कूल पहुंचिए, वरना हमें बच्चों का नाम स्कूल से काटना पड़ेगा। वेदिका, लेकिन मैम अभी अचानक क्या हुआ? मैं बस कल ही, प्रिंसिपल ने बात काटते हुए कहा, फोन पर बहस मत कीजिए, आप यहाँ आइए तभी बात होगी। फोन कट गया। वेदिका के हाथ से फोन छूटकर बिस्तर पर गिर गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। पहले पैसे कमाने का जरिया छीन लिया गया और अब उसके भाई बहन के भविष्य पर तलवार लटक रही है। उसे वेदांत की सुबह वाली बात याद आई, मैं कुछ ऐसा करूंगा कि तुम खुद चलकर मेरे पास आओगी। वह समझ गई कि जाल बिछाया जा चुका है और उसे चारों तरफ से घेरा जा रहा है। उसने दीवार का सहारा लिया ताकि वह गिर ना जाए। उसे समझ आ गया था कि वेदांत ने उसे हराने के लिए शतरंज की बिसात बिछा दी है और पहला मोहरा उसके भाई बहन को बनाया है। इतनी नीच हरकत मिस्टर चौहान? उसने बुदबुदाते हुए अपना पर्स उठाया। उसे पता था कि उसके पास अब सोचने का वक्त नहीं है। उसे स्कूल पहुंचना ही होगा, चाहे वहां उसका सामना किसी भी नई मुसीबत से क्यों ना हो। वह तेज कदमों से कमरे से बाहर निकली जहां बुआ उसे हैरानी से देख रही थी। लेकिन वेदिका के पास अब किसी सवाल का जवाब नहीं था। वह बस मनी मन दुआ कर रही थी कि उसके भाई बहन सलामत हों। वेदिका हाँफती हुई प्रिंसिपल के ऑफिस में दाखिल हुई। अंदर उसका छोटा भाई और उसकी बहन अमायरा बेंच पर सहमे हुए बैठे थे। अमायरा की आंखों में डर देखकर वेदिका का कलेजा मुंह को आ गया। वेदिका ने पूछा, मैम क्या बात है? बच्चों को क्लास से बाहर क्यों बिठाया गया है? प्रिंसिपल ने नफरत भरी नजरों से वेदिका को ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे वह कोई अपराधी हो। प्रिंसिपल ने कहा, मिस कश्यप, अगर मुझे पहले से आपका बैकग्राउंड पता होता तो मैं इन बच्चों का एडमिशन इस स्कूल में कभी नहीं करती। हमें ऐसे परिवार के बच्चे नहीं चाहिए जिनका रहन सहन और कमाई का जरिया इतना घटिया हो। वेदिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। मैम, आप क्या कह रही हैं? प्रिंसिपल ने चिल्लाते हुए कहा, झूठ मत बोलिए, हमें पता चल चुका है कि आप एक बैड गर्ल हैं। बच्चों के लिए आप पराए मर्दों के साथ समय बिताती हैं। ऐसी औरत के भाई बहन अगर यहाँ पढ़ेंगे तो बाकी बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? ये पकड़िए इनके टीसी, आज और अभी इन्हें स्कूल से बाहर ले जाइए। वेदिका के चेहरे का रंग सफेद पड़ गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था
कि उसका राज इस तरह सरेआम उछाला जाएगा। वेदिका ने हाथ जोड़कर कहा, मैम प्लीज मेरी वजह से इन मासूमों को सजा मत दीजिए। मैं सब छोड़ दूंगी, मैं कुछ और काम कर लूंगी, पर इनका साल बर्बाद मत कीजिए। पर प्रिंसिपल ट्रस्ट से मस नहीं हुई। उसने गार्ड को बुलाकर उसे बाहर करने का इशारा कर दिया। वेदिका का दम घुट रहा था। उसने अपने आंसू पोंछे और अमायरा और अपने भाई का हाथ पकड़ा। अमायरा ने धीरे आवाज में कहा, दीदी मैम हमें क्यों निकाल रही हैं? हमने कुछ गलत किया क्या? वेदिका ने एक झूठी मुस्कान अपने चेहरे पर ओढ़ी और उनके सिर पर हाथ फेरा। नहीं जान, कुछ गलत नहीं हुआ। बस घर पर आज बहुत काम है। दादी की तबीयत थोड़ी ढीली है, तो मैंने सोचा आज तुम दोनों की छुट्टी करा लूं। चलो घर चलें। वह बच्चों को लेकर किसी तरह घर पहुंची, लेकिन मुसीबतें उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। जैसे ही वह घर के आंगन में आई, उसने देखा बुआ बाहर खड़ी रो रही थी। बुआ ने सिसकते हुए कहा, वेदिका बेटा बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। अभी मकान मालिक आया था। उसने कहा कि हमें 2 दिन के अंदर ये घर खाली करना होगा। उसने हमारा सामान बाहर फेंकने की धमकी दी है। वेदिका के कान सुन्न हो गए। पहले कमाई गई, फिर बच्चों की पढ़ाई, और अब सिर से छत भी छीनी जा रही थी। उसे पता था कि यह सब एक ही इंसान के इशारे पर हो रहा है, वेदांत चौहान। वह उसे हर तरफ से काट कर अकेला कर देना चाहता था, ताकि वह घुटनों के बल उसके पास आए। वेदिका बिना एक शब्द बोले पत्थर की तरह शांत चेहरे के साथ सीधे अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। उसकी यह खामोशी किसी चीख से ज्यादा डरावनी थी। बुआ समझ गई कि मामला हाथ से निकल चुका है। उन्होंने बच्चों को बहला फुसलाकर बाहर खेलने भेज दिया और खुद तेज कदमों से वेदिका के कमरे की तरफ बढ़ी। बुआ ने कमरे का दरवाजा धकेला और अंदर आई। वेदिका बस बिस्तर के कोने पर बैठी सोने में ताक रही थी। कमरे में एक भारी खामोशी थी, जिसे सिर्फ वेदिका की शांत सांसें तोड़ रही थी। नव्या बुआ उसके पास बैठी। उनका हाथ कांप रहा था। नव्या बुआ ने कहा, वेदिका ये सब क्या हो रहा है? बच्चों को स्कूल से निकाल दिया, घर खाली करने का नोटिस। ये कौन कर रहा है हमारे साथ? वेदिका ने अपनी बुआ की तरफ देखा। उसकी आंखों में ना तो आंसू थे और ना ही डर। वह बिल्कुल नॉर्मल दिख रही थी, जैसे उसने सब कुछ स्वीकार कर लिया हो। वेदिका ने सपाट आवाज में कहा, यह सब वेदांत चौहान कर रहा है। बुआ, वही इंसान जिसे कल तक मैं सिर्फ एक बदतमीज अमीर आदमी समझ रही थी। उसने मुझसे शादी करने की डील की थी, और जब मैंने उसे ठुकरा दिया और उसे उसकी औकात दिखाई, तो उसने अपना असली रंग दिखा दिया। उसने मेरा कमाई का जरिया छीन लिया, अमायरा और भाई को स्कूल से निकलवा दिया, और अब वो हमें इस घर से भी बेदखल कर रहा है। नव्या बुआ का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। नव्या बुआ ने घबराते हुए कहा, हे भगवान, इतना बड़ा आदमी! वेदिका, अब हम क्या करेंगे? हम उसका मुकाबला कैसे करेंगे? हमारे पास ना पैसा है ना ताकत। हमें उससे बचाने वाला अब कोई नहीं होगा। वेदिका खड़ी हुई और खिड़की के पास जाकर बाहर देखने लगी। उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो दहशत पैदा कर दे। वेदिका ने कहा, परेशान होने की जरूरत नहीं है बुआ। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक कोई आप लोगों को कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं उसे वह सब नहीं करने दूंगी जो उसने सोच रखा है। वेदिका के लहजे में जो बर्फ जैसी ठंडक थी, उसने नव्या बुआ को अंदर तक डरा दिया। नव्या बुआ ने डरते हुए कहा, वेदिका, तू क्या करने वाली है? तेरे दिमाग में क्या चल रहा है? वेदिका धीरे से मुड़ी और अपनी बुआ की आंखों में आंखें डालकर बहुत ही आत्मविश्वास के साथ बोली, वेदिका, शादी शादी करूंगी मैं उसे। उसे बहुत घमंड है ना अपने पैसे और रुतबे पर। उसे लगता है कि वो मुझे अपनी शर्तों पर झुका लेगा। तो ठीक है, अब खेल मेरी शर्तों पर होगा। मैं उससे शादी करके उसके उस महल जैसे घर में जाऊंगी और उसे ऐसा मजा चखाऊंगी कि उसे रात में सूरज और दिन में तारे नजर आएंगे। उसकी आंखों में बदले की एक नई चमक थी। वह अब सिर्फ समझौता नहीं कर रही थी, वह बार का ऐलान कर रही थी। वेदिका ने कहा, उसने मुझे अपनी रानी बनाने का सपना देखा है ना, तो अब मैं उसे दिखाऊंगी कि यह रानी उसकी सल्तनत को कैसे तबाह करती है। वेदिका और नव्या बुआ अभी बात कर ही रही थी कि कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। वेदिका का छोटा भाई आर्यन हाथ में एक बड़ा और आलीशान दिखने वाला ब्लैक बॉक्स लिए अंदर आया। उसके चेहरे पर हैरानी और मासूमियत थी। आर्यन ने कहा, दीदी बाहर एक अंकल आए थे, वो ये बड़ा सा डिब्बा आपके लिए देकर गए हैं। उन्होंने कहा कि ये बहुत जरूरी है। वेदिका ने एक गहरी सांस ली
उसे अंदाजा हो गया था कि उस बॉक्स के अंदर क्या हो सकता है। उसने आर्यन के सिर पर हाथ फेरा और बॉक्स ले लिया। वेदिका ने कहा, ठीक है आर्यन, तुम जाओ और अमारा के साथ खेलो, मैं अभी आती हूँ। आर्यन के बाहर जाते ही वेदिका ने कांपते लेकिन गुस्से भरे हाथों से बॉक्स का ढक्कन खोला। अंदर एक बेहद बेशकीमती और खूबसूरत ड्रेस थी, जिसकी चमक ही बता रही थी कि इसकी कीमत लाखों में होगी। ड्रेस के ऊपर एक छोटा सा कार्ड रखा था। वेदिका ने उस नोट को उठाया। उस पर वेदांत की वो सदी हुई मर्दाना हैंड राइटिंग थी। मिस कश्यप, होने वाली मिसेस चौहान, मुझे पता है कि तुम आज रात मेरे पास आने वाली हो। तुम्हारे पास अब और कोई चारा बचा ही नहीं है। मैं चाहता हूँ कि जब तुम अपनी हार का इकरार करने आओ तो मेरी पसंद की इस ड्रेस में आओ। गाड़ी ठीक 8 बजे तुम्हारे घर के बाहर खड़ी होगी। देर मत करना क्योंकि इंतजार मुझे पसंद नहीं है। तुम्हारा वेदांत। नव्या बुआ ने जब वो नोट और ड्रेस देखी तो उनकी आंखों में फिर से डर आ गया। वेदिका, ये इंसान तो तुझे पल पल ट्रैक कर रहा है। इसे कैसे पता चला कि तुम मान जाएगी? वेदिका ने उस ड्रेस को कसकर अपनी मुट्ठी में भींच लिया। उसकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि एक ठंडी आग थी। वेदिका ने नव्या बुआ से कहा, उसे लगता है कि मेरी हार है बुआ। उसे लगता है कि उसने मुझे खरीद लिया है। उसे ये ड्रेस पसंद है ना, तो ठीक है, मैं यही पहन कर जाऊंगी। लेकिन वो नहीं जानता कि इस खूबसूरत लिबास के पीछे मैं उसकी बर्बादी का कफन लेकर जा रही हूँ। वेदिका ने ड्रेस को वापस बॉक्स में फेंका और अपनी अलमारी की तरफ मुड़ी। अब उसकी चाल में एक अजीब सा ठहराव और ताकत थी। रात के ठीक 8 बज रहे थे। घर के बाहर एक चमचमाती हुई काली मर्सिडीज आकर रुकी, जिसकी हेडलाइट्स की रोशनी अंधेरी गली को चीर रही थी। ड्राइवर बाहर निकला और इंतजार करने लगा। अंदर कमरे के जब वेदिका बाहर निकली तो नव्या बुआ उसे देखकर ठिठक गई। वेदिका ने वेदांत की भेजी हुई वह बेहद महंगी और आलीशान ड्रेस पहनी थी, लेकिन उसका पूरा लुक किसी सदमे जैसा था। उसके चेहरे पर मेकअप का एक कतरा भी नहीं था। रात भर की जागने की थकान, आंखों के नीचे के काले घेरे और चेहरे पर बेरुखी साफ दिखाई दे रही थी। उसने अपने बालों में कंघी तक नहीं की थी, बस उन्हें लापरवाही से समेटकर एक बिखरा हुआ मेसी बन बना लिया था, जैसे वह अक्सर घर में काम करते वक्त बनाती थी। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली चीज थी उसके पैरों में वही उसकी पुरानी घिसी हुई सैंडल, जो उस बेशकीमती ड्रेस के साथ बिल्कुल मेल नहीं खा रही थी। उसे ऐसे देखकर नव्या बुआ ने हैरानी से कहा, वेदिका, तू इस हाल में जाएगी? कम से कम बाल तो ठीक कर लेती बेटा। और ये सैंडल? वेदिका के होंठों पर एक तीखी और जहरीली मुस्कान उभर आई। उसने अपनी पुरानी सैंडल की आवाज फर्श पर की। वेदिका, बिल्कुल बुआ, मैं ऐसे ही जाऊंगी। उस अमीर जायदे को अपनी पसंद की ड्रेस देखनी थी ना, तो वो देखे, लेकिन उस ड्रेस के अंदर उसे वही वेदिका मिलेगी जिसे उसने बर्बाद करने की कोशिश की है। वो भी तो देखे कि वो किस आग से खेल रहा है। वेदिका ने अपने पर्स को मजबूती से पकड़ा और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। वेदिका, उसे बहुत शौक है ना शादी की शहनाइयां सुनने का। इस बार उसका बैंड बजेगा। इतना कहकर वह बिना पीछे मुड़े घर से बाहर निकल गई। बाहर खड़ा ड्राइवर उसे सुलिये में देखकर एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया, लेकिन वेदिका की आंखों की चमक देखकर उसकी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। उसने चुपचाप दरवाजा खोला और वेदिका उस लग्जरी गाड़ी की पिछली सीट पर ऐसे बैठ गई जैसे कोई रानी अपने युद्ध के मैदान की ओर जा रही हो। गाड़ी शहर के सबसे आलीशान और मशहूर चौहान ग्रैंड होटल के सामने आकर रुकी। वेदिका गाड़ी से नीचे उतरी और अपनी गर्दन ऊपर उठाकर उस गगनचुंबी इमारत को देखा, जिसके सबसे ऊपरी हिस्से पर वेदांत चौहान का साम्राज्य यानी उसका पेंट हाउस था। होटल के अंदर कदम रखते ही ठंडी एसी की हवा ने उसे छुआ, लेकिन वेदिका का खून अभी भी गर्म था। वह सीधे रिसेप्शन की ओर बढ़ी। वहां खड़ी एक बेल ड्रेस्ड रिसेप्शनिस्ट ने जैसे ही वेदिका को देखा, उसकी भौहें तन गईं। लाखों की ड्रेस के साथ बिखरे हुए बाल और वह पुरानी सैंडल, रिसेप्शनिस्ट को लगा शायद कोई रास्ता भूल गया है। वेदिका बिना किसी की तरफ देखे सीधे लिफ्ट की ओर बढ़ने लगी। रिसेप्शनिस्ट ने तेज आवाज में कहा, एक्सक्यूज मी, आप कहाँ जा रही हैं? रुकिए। वेदिका रुकी नहीं। उसकी सैंडल की खटखट फर्श पर गूंजती रही। रिसेप्शनिस्ट दौड़कर उसके सामने आ गई। रिसेप्शनिस्ट ने नफरत से कहा, सुनाई नहीं दे रहा? ये क्या हुलिया बना रखा है? और आप यहाँ क्यों आई हैं? क्या आपको पता नहीं है किसकी जगह है? यह मिस्टर वेदांत चौहान का होटल है।
यहाँ आप जैसे लोगों का। वेदिका ने अपनी आंखों से उस लड़की को ऐसे घूरा कि रिसेप्शनिस्ट के शब्द उसके गले में ही अटक गए। वेदिका के चेहरे की वो थकान और उसकी आंखों की आग एक बहुत खतरनाक कॉम्बिनेशन बना रही थी। वेदिका कुछ कहने ही वाली थी कि तभी पीछे से एक आवाज आई, मैडम। रिसेप्शनिस्ट ने मुड़कर देखा, संजीव तेज कदमों से उनकी तरफ आ रहा था। संजीव ने जब वेदिका को करीब से देखा तो वह एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया। कल तक जो लड़की सलीके से रहती थी, आज उसका ये मैसी अवतार उसके होश उड़ाने के लिए काफी था। उसे समझ में नहीं आया कि वह इस पर हंसे या डरे। संजीव ने संभलते हुए कहा, आप आ गई। बॉस पिछले 1 घंटे से आपका इंतजार कर रहे हैं। फिर संजीव ने उस रिसेप्शनिस्ट की तरफ एक सख्त निगाह डाली, जिससे वह लड़की डर के मारे पीछे हट गई। संजीव, चलिए मैडम, मैं आपको ऊपर लेकर चलता हूँ। गाड़ी पहले ही लेट हो गई थी। वेदिका ने रिसेप्शनिस्ट की तरफ एक विजयी और तीखी मुस्कान फेंकी और संजीव के आगे आगे लिफ्ट की तरफ बढ़ गई। वह रिसेप्शनिस्ट बस अपनी फटी आंखों से उसे जाते हुए देख रही थी, यह सोचकर कि अजीब सी लड़की आखिर है कौन, जिसे संजीव खुद लेने आया है। लिफ्ट जैसे जैसे ऊपर जा रही थी, वेदिका के अंदर का गुस्सा बढ़ रहा था। वह अपने बालों की उन उलझनों को और भी महसूस कर रही थी, जो अब वेदांत चौहान की जिंदगी में उलझन पैदा करने वाली थी। लिफ्ट की स्क्रीन पर टॉप फ्लोर चमकने लगा और एक हल्की सी आवाज के साथ दरवाजा खुल गया। पेंट हाउस की भव्यता किसी महल से कम नहीं थी, लेकिन वेदिका की नजरों में वहां की हर चीज बस एक दिखावा थी। संजीव ने धीमी आवाज में कहा, मैडम, बॉस डाइनिंग हॉल में आपका इंतजार कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो पहले फ्रेश हो सकती हैं। वहाँ बाईं ओर बाथरूम है। संजीव ने बहुत ही सावधानी से यह बात कही थी, लेकिन उसे डर था कि कहीं वेदांत वेदिका को इस बिखरे हुए हुलिये में देखकर अपना आपा ना खो दे। वेदिका रुकी और तीखी नजर संजीव पर डाली। क्यों संजीव, क्या मैं तुम्हें फ्रेश नहीं लग रही? संजीव के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वह वेदिका की आंखों में उस पहाड़ी चट्टान जैसी दृढ़ता देख रहा था, जिसे हिलाना नामुमकिन था। उसने घबराकर अपनी नजरें झुका ली। संजीव, जी नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। आइए, मैं आपको हॉल तक छोड़ देता हूँ। संजीव उसे डाइनिंग हॉल के बड़े से नक्काशीदार दरवाजे तक ले गया और फिर एक तरफ खड़ा हो गया। आप अंदर जाइए, बॉस अंदर ही हैं। जैसे ही वेदिका ने अंदर कदम रखा, उसकी पुरानी सैंडल की चट चट की आवाज उस शांत और आलीशान हॉल में गूंज उठी। डाइनिंग टेबल के मुख्य कुर्सी पर वेदांत चौहान बैठा था। उसके सामने वाइन का एक गिलास रखा था। जैसे उसने आवाज सुनी, उसने अपना सिर ऊपर उठाया। वेदिका को इस हाल में देखते ही एक पल के लिए वेदांत के हाथ में थमा गिलास हवा में ही ठहर गया। उसकी नीली गहरी आंखें वेदिका के पैरों की उस घिसी हुई सैंडल से शुरू होकर उसकी बिना मेकअप वाली थकी हुई आंखों और उन उलझे हुए बालों तक गईं। वेदांत के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया, लेकिन उसके दिमाग के अंदर तूफान चल रहा था। वेदांत ने मन ही मन कहा, इतना तो मैं जानता था वेदिका, कि तुम आसानी से हार मानने वालों में से नहीं हो। पर तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस, तुम दुनिया की किसी भी बनावटी पहचान का सहारा लिए बिना अपनी असलियत और अपनी नफरत को चेहरे पर सजाकर मेरे सामने खड़ी हो गई। वेदांत अंदर ही अंदर उससे और भी ज्यादा इम्प्रेस हो गया। उसने कई अमीर और सजी धजी औरतें देखी थी, लेकिन वेदिका का यह रॉ और सच्चा अंदाज उसके दिल में एक अलग ही हलचल मचा गया। उसे लगा जैसे उसने किसी जंगली शेरनी को पिंजरे में लाने की कोशिश की है, जो हार कर भी उसकी आंखों में आंखें डाल रही है। पर अपनी आदत के मुताबिक उसने यह सब अपने चेहरे पर जाहिर नहीं होने दिया। उसने सुकून से वाइन का एक घूंट भरा और अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गया। वेदांत ने एक ठंडी और भारी आवाज में कहा, इंतजार करवाने की पुरानी आदत है तुम्हारी, या फिर यह होलिया बनाने में ज्यादा वक्त लग गया? वेदिका ने बिना डरे उसकी मेज के पास जाकर अपनी मुट्ठियां कस लीं। वेदिका ने बिना किसी इजाजत के वेदांत के ठीक सामने वाली कुर्सी खींची और पूरे हक के साथ वहां बैठ गई। उसने अपनी पीठ सीधी रखी और अपनी नजरों को वेदांत की आंखों में गड़ा दिया। कमरे में एक भारी खामोशी छा गई। वेदांत ने अपनी वाइन का गिलास मेज पर रखा और एक हाथ अपनी ठुड्डी के नीचे लगाकर उसे ऐसे देखने लगा जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को निहारता है। करीब 1 मिनट तक दोनों के बीच सिर्फ नजरों का युद्ध चलता रहा। आखिर में वेदिका ने चुप्पी तोड़ी। वेदिका ने नफरत भरी आवाज में कहा, मिस्टर चौहान,
अपनी पूरी लाइफ में मैं कई तरह के घटिया और गिरे हुए लोगों से मिली हूँ। मुझे लगा था कि मैंने दुनिया की सबसे बड़ी नीचता देख ली है, पर सच तो यह है कि आपसे ज़्यादा घटिया इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। अपनी जीत के लिए मासूम बच्चों के भविष्य और एक बेसहारा परिवार की छत छीन लेना, आप वाकई उस गटर से भी नीचे गिर चुके हैं जहाँ तक कोई सोच भी नहीं सकता। वेदिका की इतनी कड़वी बातें सुनकर किसी भी आम इंसान का खून खौल जाता, लेकिन वेदांत के चेहरे पर एक हल्की और बेपरवाह मुस्कान आ गई। उसने अपनी कुर्सी को थोड़ा और पीछे झुकाया। वेदांत ने शांत स्वर में कहा, इतनी शिद्दत से मेरी तारीफ करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मिस कश्यप, पर फिलहाल मेरे पास तुम्हारे मोरल लेक्चर सुनने का वक्त नहीं है। मुझे ये जानकर खुशी हुई कि तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा हो गया है। उसने अपनी मेज पर रखे कुछ कैटलॉग वेदिका की तरफ सरका दिए। वेदांश, अब काम की बात करते हैं। परसों हमारी शादी है, तो तुम मुझे यह बताओ कि तुम किस कलर का लहंगा पहनना चाहोगी, लाल, सुनहरी या सफ़ेद? वैसे मुझे लगता है कि तुम पर सुर्ख लाल रंग बहुत जचेगा, बिल्कुल तुम्हारे इस गुस्से की तरह। वेदिका के जबड़े भिज गए। उसे लगा जैसे वेदांत उसकी नफरत को एक मजाक समझ रहा है। उसने उन कैटलॉग को हाथ तक नहीं लगाया। वेदिका सख्ती से, लहंगे की बात बाद में करेंगे मिस्टर चौहान, पहले ये सुन लीजिए कि मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं। अगर आप वो शर्तें पूरी करेंगे तभी ये शादी होगी, वरना आप जो चाहें कर लीजिए, मैं पीछे नहीं हटूंगी। वेदांत की आंखों में एक चमक सी कौंधी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वेदिका इस हालत में भी सौदेबाजी करेगी। वेदांत ने मुस्कुराते हुए कहा, शर्तें दिलचस्प है, कहो तुम्हारी वो 3 शर्तें क्या हैं जो तुम्हें लगता है कि मैं मान लूंगा? वेदिका ने अपनी शर्तें ऐसे रखी जैसे वो कोई सौदा नहीं बल्कि अपना हक मांग रही हो। उसने अपनी मेज पर रखे गिलास को एक तरफ सरकाया और सीधे वेदांत की आंखों में देखकर बोलना शुरू किया। वेदिका ने कहा, मेरी पहली शर्त, मेरे भाई और मेरी बहन अमायरा का एडमिशन कल ही इस शहर के सबसे टॉप स्कूल में होना चाहिए, और वो भी एक बहुत ही बड़ी डोनेशन के साथ, ताकि कल को कोई भी प्रिंसिपल उनके बैकग्राउंड पर उंगली उठाने की हिम्मत ना कर सके। वेदांत ने एक गहरी सांस ली और अपना सिर हल्का सा झुकाया, जैसे मैं सुन रहा हूँ। वेदिका ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, दूसरी शर्त, हर महीने की 1 तारीख को आप मेरी बुआ के अकाउंट में 2 लाख रुपए भेजेंगे और मेरी दादी की देखभाल के लिए एक काबिल फुल टाइम नर्स का इंतजाम करेंगे, जिसका सारा खर्चा आप उठाएंगे। वेदांत के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आने लगी, लेकिन उसने बीच में टोका नहीं। वेदिका ने सख्ती से कहा, तीसरी, सबसे जरूरी शर्त, आप मेरी बुआ के नाम पर इस शहर में एक छोटा सा घर खरीदेंगे, ताकि कल को कोई भी आकर उन्हें बेघर ना कर सके, चाहे मैं आपके साथ रहूं या ना रहूं। इतना कहकर वेदिका चुप हो गई। वह वेदांत के जवाब का इंतजार करने लगी। हॉल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। वेदांत ने अपनी वाइन का आखिरी घूंट भरा और खड़ा हो गया। वह धीरे धीरे चलकर वेदिका की कुर्सी के पीछे आया और झुककर उसके कान के पास बोला। उसकी आवाज में इस बार मजाक नहीं, बल्कि एक गहरी हैरानी थी। वेदांत ने कहा, हैरानी की बात है, तुमने 3 शर्तें रखी और तीनों में अपने लिए एक सुई तक नहीं मांगी। जो भी मांगा अपने परिवार के लिए। मुझे लगा था तुम अपने लिए करोड़ों की ज्वेलरी, गाड़ियां या फिर इस होटल में हिस्सेदारी मांगोगी। वह घूमकर उसके सामने आया और मेज पर झुक गया, उसकी आंखों में झांकते हुए। वेदांत ने मन ही मन कहा, तुम वाकई अलग हो वेदिका। लोग यहाँ मेरे नाम पर अपनी किस्मत बदलने आते हैं, और तुम यहाँ भी खुद को भूलकर सिर्फ अपनों की ढाल बनी खड़ी हो। जितना तुम्हें जान रहा हूँ उतना ही तुम्हें पाने की जिद बढ़ती जा रही है। वेदांत ने ऊंची आवाज में कहा, मंजूर है, तुम्हारी तीनों शर्तें मुझे मंजूर है। कल सुबह तक तुम्हारे भाई बहन स्कूल में होंगे। तुम्हारी बुआ के हाथ में एक नए घर की चाबियां होंगी। लेकिन उसने हाथ बढ़ाकर वेदिका की एक उलझी हुई लट को अपनी उंगलियों में फंसाया, जिससे वेदिका पीछे की ओर सिहर गई। वेदांत ने कहा, मेरी भी एक शर्त है। वेदांत की उंगलियां अभी भी वेदिका की उस उलझी हुई लट के साथ खेल रही थी। उसकी नजदीकी वेदिका को बेचैन कर रही थी, लेकिन वह पीछे नहीं हटी। उसने अपनी नजरें उठाकर सीधे वेदांत की आंखों में देखा। वेदिका ने भारी आवाज में कहा, कैसी शर्त? क्या अब भी कुछ मांगना बाकी रह गया है? वेदांत के चेहरे पर एक गहरी रहस्यमयी मुस्कान आई। उसने लट को छोड़ा नहीं, बल्कि उसे थोड़ा और उंगली पर लपेटते हुए उसके कान के पास झुक गया।
वेदांत ने कहा, तुम्हें मेरे साथ एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा वेदिका, और उस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक तुम दुनिया की किसी भी अदालत में जाकर मुझसे डाइवोर्स नहीं मांग सकती हो। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम हमेशा के लिए मिसेस वेदांत चौहान बनकर रहोगी। वेदिका का शरीर सुन्न पड़ गया। उसे लगा जैसे उसके कानों में गर्म शीशा पिघलाकर डाल दिया गया हो। तलाक नहीं ले सकती, उसका दिमाग चकराने लगा। वह सोच में पड़ गई कि इंसान आखिर इतना अजीब क्यों है। वह ऐसी शर्त क्यों रख रहा है जिससे वह खुद भी उम्र भर के लिए एक ऐसी लड़की से बन जाएगा जो उसे नफरत करती है। वह अभी इसी कसमकस में थी कि वेदांत की आवाज़ फिर उसके कानों से टकराई। वेदांत ने कहा, ज़्यादा सोचो मत वेदिका, वक्त कम है। अगर तुम इस शर्त को मानती हो और अभी उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करती हो तो मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे भाई और अमायरा के नाम पर मेरी कंपनी के इतने शेयर्स कर दूंगा कि उन्हें ताउम्र गरीबी का चेहरा नहीं देखना पड़ेगा। वो इस शहर के सबसे अमीर बारिशों में गिने जाएंगे। गरीबी, इस एक शब्द ने वेदिका के अंदर चल रहे सारे तर्क वितर्क को खत्म कर दिया। उसे याद आया कि कैसे छोटी छोटी चीजों के लिए उसने और उसके परिवार ने तरसा है। वेदिका के कानों में उसके भाई बहन की हंसी और बुआ की उन फिक्र भरी रातों की यादें गूंजने लगी। उसने अपनी आंखें बंद की और एक कड़ा फैसला ले लिया। वेदिका ने रुंधे हुए गले से कहा, मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है। वेदांत के चेहरे पर वही चीज परिचित और गहरी मुस्कान आ गई, जैसे उसे पहले से ही पता था कि बाजी उसी के हाथ में गिरेगी। वेदांत ने कहा, मैं जानता था कि तुम अपने परिवार को कभी हारने नहीं दोगी वेदिका, इसलिए मैंने ये पेपर पहले ही तैयार करवा लिए थे। उसने अपने दूसरे हाथ से मेज पर रखी एक फाइल निकाली और पेन के साथ वेदिका की तरफ बढ़ा दी। वेदिका ने कांपते हाथों से वह पेन पकड़ा। वह जानती थी कि इन कागजों पर साइन करने का मतलब है अपनी पूरी जिंदगी एक सोने के पिंजरे के नाम कर देना। जैसे ही वह नीचे झुकी और कागज पर अपने दस्तखत करने शुरू किए, उसके सब्र का बांध टूट गया। वह खुद को जितना मजबूत दिखा रही थी, अंदर से उतनी ही टूट चुकी थी। साइन करते वक्त उसकी बाईं आंख से एक गर्म आंसू टपका और सीधे वेदांत के उस हाथ पर गिरा जिससे उसने फाइल पकड़ रखी थी। वेदांत के हाथ पर उस आंसू का स्पर्श किसी जलते हुए कोयले जैसा था। वह एक पल के लिए चौंक गया। उसने देखा कि वेदिका की रूह इस वक्त रो रही है, लेकिन उसका इरादा पहाड़ जैसा अटल है। उसने साइन कर दिए। उसकी आज़ादी अब वेदांत की जेब में एक कागज का टुकड़ा बनकर रह गई थी। साइन करने के बाद वेदिका ने मेज पर पटक दिया और अपनी आंखें पोंछ ली। वेदांत ने वह फाइल वापस ली और उसे बड़े इत्मीनान से अपनी दराज में रख दिया। वेदांत ने कहा, तो अब हम ऑब्वियसली एक डील में है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। परसों हमारी शादी होगी। मैं फिजूल का तमाशा नहीं चाहता, इसलिए शादी बहुत ही प्राइवेट होगी, सिर्फ कुछ मेहमानों के बीच। वेदिका ने उसे अजीब नजरों से देखा। उसे लगा था कि वह अपनी रईसी का दिखावा करेगा, पर वह तो सब कुछ गुपचुप करना चाहता था। वेदांत ने कहा, और शादी के अगले ही दिन हम दोनों तुम्हारे घर यानी धर्मशाला चलेंगे। वेदिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कहा, क्या धर्मशाला? तुम वहां क्यों जाओगे? और मैं अपनी बुआ और दादी से क्या कहूंगी? बुआ को शायद मैं संभाल लूं, लेकिन दादी, उन्हें अगर इस जबरदस्ती की शादी का पता चला तो वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। वेदांत अपनी कुर्सी पर बैठ गया और उसकी आंखों में झांकते हुए बोला। वेदांत ने कहा, तुम्हें सच बोलने की जरूरत ही क्या है? तुम उन्हें वही कहोगी जो मैं चाहता हूँ। उन्हें बताओ कि तुम्हारी कंपनी में बहुत बड़ी प्रमोशन हो गई है। तुम्हारी मेहनत देखकर कंपनी ने तुम्हें रहने के लिए एक शानदार घर भी दिया है और अब तुम्हारी नई पोस्टिंग धर्मशाला में हुई है। वेदिका उसे हक्की बक्की होकर देखती रही। यह इंसान झूठ बोलने में कितना माहिर था। वेदांत ने एक सातिर मुस्कान के साथ कहा, जब वो तुम्हें मेरे साथ और उस नए घर में देखेंगी तो उन्हें लगेगा कि उनकी बेटी ने वाकई पहाड़ फतेह कर लिया है। उनके लिए मैं तुम्हारा बॉस या तुम्हारा पति नहीं, बल्कि तुम्हारी कामयाबी का हिस्सा बनूंगा। तो कल सुबह तक अपनी पैकिंग तैयार रखना। वेदिका को समझ आ गया कि वेदांत ने हर एक मोहरा सोच समझ कर चला है। उसने उसे झूठ बोलने पर भी मजबूर कर दिया था, ताकि वह अपने परिवार की नजरों में गिर ना सके। वेदिका कुछ पल के लिए जड़ हो गई। उसकी चुप्पी ही उसकी रजामंदी थी, क्योंकि विरोध की हर दीवार वेदांत पहले ही गिरा चुका था। लेकिन वेदांत अभी रुका नहीं था। उसका असली पत्ता तो अभी बाकी था।
वेदांत कुर्सी से उठकर वेदिका के और करीब आते हुए, और एक सबसे जरूरी बात, धर्मशाला में तुम अपनी असली पहचान जाहिर नहीं करोगी। मेरे परिवार के सामने और वहां के लोगों के सामने तुम वेदिका कश्यप नहीं होगी, सिर्फ वेदिका होगी। वेदिका ने चौंक कर उसे देखा। क्या मतलब? वेदांत ने ठंडी आवाज में कहा। मतलब यह कि तुम वहां एक अनाथ लड़की के तौर पर रहोगी। तुम यहाँ मेरे होटल में काम करती थी, वहीं हमारी मुलाकात हुई, नजदीकियां बढ़ी, और हमें एक दूसरे से प्यार हो गया, और फिर हमने जल्दीबाजी में शादी कर ली। बस दुनिया के लिए हमारी यही कहानी होगी। वेदिका का दिल जोर से धड़का। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इंसान इतना गिर सकता है। उसे अपने ही परिवार और अपनी जड़ों को नकारने के लिए कह रहा है। वेदिका ने गुस्से में कांपते हुए कहा, तुम चाहते हो कि मैं अपनी दादी, अपनी बुआ और अपनी पहचान को दुनिया के सामने झूठ साबित कर दूं? क्यों वेदांत? आखिर इतनी नफरत क्यों है तुम्हें मेरी पहचान से? वेदांत ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी आंखों में आंखें डालकर अपनी शर्त को दोहराया। वेदांत ने कहा, सौदा हो चुका है वेदिका। अब अगर तुमने अपनी जबान खोली या किसी को भी सच बताने की कोशिश की, तो याद रखना, जिस स्कूल में तुम्हारे भाई बहन आज दाखिल हुए हैं, कल उनकी टीसी उनके हाथ में होगी। फैसला तुम्हारा है, सच बोलकर अपनी ईगो बचानी है या झूठ बोलकर अपने परिवार का भविष्य। वेदिका ने अपनी आंखें बंद कर ली। वह अपनी ही जिंदगी की कहानी में एक बेनाम किरदार बनती जा रही थी। उसे एहसास हुआ कि वेदांत सिर्फ उसे अपनी पत्नी नहीं बना रहा, वह उसे पूरी तरह से मिटाकर अपने हिसाब से फिर से लिख रहा है। वेदिका ने धीमी लेकिन सख्त आवाज में कहा, ठीक है मिस्टर चौहान, मैं अनाथ बनने के लिए भी तैयार हूँ, पर याद रखना, जिस दिन यह झूठ टूटेगा, उस दिन तुम्हारे पास छिपाने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। वेदांत के चेहरे पर एक डरावनी जीत की मुस्कान फैल गई। उसने संजीव को आवाज दी, संजीव, मैडम को घर छोड़ आओ। इनके पास अपनी पुरानी जिंदगी समेटने के लिए सिर्फ कल का दिन है। वह धीरे से वेदिका के और करीब आया, इतना करीब कि वेदिका उसकी तेज होती धड़कनों को महसूस कर सकती थी। वेदांत ने गहरी और भारी आवाज में कहा, एक और बात वेदिका, आज से अभी से मैं तुम्हारे लिए मिस्टर चौहान नहीं हूँ। अब से तुम मुझे सिर्फ वेदांत कहोगे। वेदिका ने हैरानी से उसकी तरफ देखा, पर वेदांत की आंखों में एक अजीब सी जिद थी। वेदांत, और ये आप कहना बंद करो। मैं हमारे बीच कोई फॉर्मेलिटी नहीं चाहता। तुम मुझे तुम कहकर ही एड्रेस करोगी। आखिरकार हम अब एक दूसरे के होने वाले हैं, तो लहजे में वो अपनापन या फिर वो हक दिखाना चाहिए। वेदिका को उसके मुंह से अपनापन शब्द सुनकर घिन महसूस हुई, लेकिन वह जानती थी कि इस वक्त बहस करना बेकार है। उसने अपनी नफरत को घूंट की तरह पी लिया और खामोश रही। बेदास के चेहरे पर एक डरावनी जीत की मुस्कान फैल गई। उसने संजीव को आवाज दी। उसकी आवाज सुनकर संजीव अंदर आया। बेदास ने वेदिका की आंखों में देखते हुए कहा, संजीव, मैडम को घर छोड़ आओ। इनके पास अपनी पुरानी जिंदगी समेटने के लिए सिर्फ कल का दिन है। परसों से इनकी दुनिया, इनकी पहचान और इनका नाम सब बदल जाएगा। वेदिका बिना उसकी तरफ देखे तेज कदमों से डाइनिंग हॉल के बाहर निकल गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उस आलीशान पेंट हाउस की दीवारें उसे निगलने की कोशिश कर रही हों। पीछे खड़ा वेदांत उसे तब तक देखता रहा जब तक वह उसकी नजरों से ओझल नहीं हो गई। उसने अपने हाथ पर गिरे उस आंसू के निशान को छुआ और धीरे से मुस्कुराया। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।